हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग सेलियन फीचर्स कर रहे थे भारत के संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और अब हम लोग बात करते हैं एट्थ प्रोमिनेंट फीचर की जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आगे जाकर आपको देखने को मिलेगा। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स ज़रा मुझे कोई समझाएगा? कौशिक, क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हक में तो यार फिर मेरा ये भी है कि मैं गर्लफ्रेंड लेकर घूमूं, कौन रोकेगा मुझे? कह तो रहा हूँ ये वाला राइट मेरे पास है, मैं जिस बंदी से प्यार करता हूँ ऐसे कैसे नहीं होएगी वो मेरी, बताओ। कबीर सिंह बनने में टाइम, क्या चीज़, क्या क्या? अंकिता आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे, बताओ अंकिता। नहीं नहीं, दो चीज़ें मिक्स मत करो। बाय बर्थ कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीज़ नहीं मिलती। बाय बर्थ आर नेचुरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। नेवर एवर यूज दिस लाइन प्लीज़, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली मिले हैं तो यार, अब कॉन्स्टिट्यूशनली तो यार फिर यार बहुत सारे राइट ऐसे मिल चुके हैं जो कि फिर फंडामेंटल नहीं होते हैं। डिग्निफाइड लाइफ के लिए तो यार फिर ये है कि मेरी बीवी मेरे लिए करवा चौथ के व्रत रखे, वो भी मेरे लिए डिग्निफाइड लाइफ है। आम जिंदगी बिताने के लिए तो फिर यार ये है कि दुकानें, बेसिक राइट्स, ठीक है। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि भैया दुकानों में मेरे लिए सेल लगा दो, दीपांग को जहाँ देखो 90% सेल पे सारी चीज़ें दे दो। बेसिक राइट। बेसिक नीड क्यों नहीं है? मैं आटा चावल दाल ब्रश जूते कपड़े चड्डी बनाए तो लाऊंगा ही। ये ऐसे राइट्स होते हैं जो कि गारंटीड होते हैं, और अगर ये वॉयलेट हुए तो जुडिशरी हमारी मदद करता है। मतलब ऐसा एक वर्ड बोलता हूँ मैं आपको, आप इसको याद रखना। एक वर्ड आपने सुना होगा, ये राइट्स ना, ध्यान से सुनो, सेक्रेड होते हैं, सेक्रेड। अब इसके लिए एक वर्ड यूज होता है संविधान में, नेवर एवर यूज सेक्रेड वर्ड। पॉलिटी की लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है, सैक्रोसेंट। ये वर्ड सुना होगा पक्का कहीं ना कहीं, अगर लक्ष्मीकांत की एक रीडिंग दी है तो। सैक्रोसेंट, ये बहुत पवित्र है। और ये ऐसे हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे हैं लेजिस्लेचर कानून बनाकर, एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कर कर इन राइट्स को नहीं छीन सकता। ये सिर्फ छीन नहीं सकता, दीज कैनॉट बी टेकन अवे। ध्यान से दो वर्ड सुनना, आगे जाके बहुत मजा आएगा इसमें। दीज कैनॉट बी टेकन अवे। अब टेकन अवे तो नहीं हो सकते, लेकिन मान लो मैं एमपी में घूम रहा हूँ और धारा 144 लगी हुई है किसी जगह पर, और आपको पता है 144 में 3 से 4 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते एक जगह पर, है ना? तो ऐसे केस में, या फिर कहीं इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसे केस में कुछ फंडामेंटल राइट, कुछ कह रहा हूँ, सारे नहीं कह रहा हूँ, वो सस्पेंड हो सकते हैं। इन दोनों वर्ड्स में टोन में फ़र्क समझ में आया? टेक अवे छीन लिए, और सस्पेंड होना कुछ टाइम के लिए, यानी कि टेम्पररी हॉल्ट। टेम्पररी हॉल्ट, उसमें भी दो एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसको नहीं छीना जा सकता, ठीक है? अब लेजिस्लेचर कानून बनाकर, एग्जीक्यूटिव इसको इम्प्लीमेंट कर कर इसको नहीं छीन सकता। क्या होगा अगर ये छीन ले तो? फिर क्या होगा भैया? तीसरा ऑर्गन है हमारे लिए, हमें बचाने। ये है शिव जी की तीसरी आग, जब भी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीने जाएंगे तो। कैसे? एक बात मैंने बताई थी, ये होती है कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री। इस लक्ष्मण रेखा को या इस मर्यादा को अगर लेजिस्लेचर कानून बनाकर और एग्जीक्यूटिव उन कानूनों को एग्जीक्यूट यानी कि इम्प्लीमेंट कर कर अगर कोशिश करेगा, वो अगर इसके दायरे के अंदर रहें, एक मिनट का, वो कानून अगर इस दायरे के अंदर रहें यहाँ तक, तब तो अच्छी बात है। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कोई भी कानून अगर इस दायरे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जुडिशरी विल यूज इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और वो दो वर्ड्स होते हैं, नल एंड
वॉइड, ये साथ में वर्ड यूज होता है, नल एंड वॉइड कर देगा उस पर्टिकुलर सरकार के कदम को या लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं तो। इसलिए इसका मतलब मैंने इसे अब ध्यान से सुनो, इसलिए मैंने इसको बोला दीज आर सैक्रोसैंक्ट। हमारा ब्रश करना, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, मैं छत पर टहल रहा हूँ, ये राइट सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ये राइट सैक्रोसैंक्ट नहीं है। अनुज टहल रहा है 1 घंटे से बालकनी में, मम्मी ने मारा खिंचा के चाटा, घूमते ही रही हो बस, कलेक्टर मत बनी हो, चपरासी की नौकरी पकड़ी हो, सैक्रोसैंक्ट नहीं है वो राइट। लेकिन आप सबको पता है, फाउंडेशन कोर्स वालों को, कौशिक आप भी ये वाली बात जान लो, जब तक मेरे साथ हो ना तो फंडामेंटल राइट्स मेरे पास गिरवी हैं आपके, ठीक है। आप अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट सांस लेना एंड सूसू करना, बस, लाइक प्रेसिडेंट। इसका थोड़ा सा राज जो है, ये तो मैंने आप ऐसा मान लो कि 1% बताया है, इसका थोड़ा सा और राज 99% हम लोग जानेंगे प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। हम ये भी जानेंगे जब ये 14 से शुरू हो रहा है और 32 पे ख़त्म हो रहा है, तो फिर भैया ऐसा क्यों बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक चलते हैं, फिर ये बाकी 3 का हैं और ये शुरू के 2 का हैं, यहाँ पर इनका जिक्र क्यों नहीं होता ये सारे 6 फंडामेंटल राइट में, ये भी बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए छोड़ दो उस कहानी को, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे आते हैं। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि देखा रखें तो हमारे पार्ट 3 में दे रखे हैं भारत के संविधान में। भारत का संविधान पार्ट 3 के अंदर हमें ये गारंटी करता है कि हमें 6 मौलिक अधिकार मिल रखे हैं, जो कि जिनको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग, वो हमारी 6 फंडामेंटल राइट है। तो पीछे कुछ लिख रखा है, देखते हैं इसको, कौन सा पॉइंट था वो, नहीं पॉइंट 17, 1 सेकेंड, 11 था ना, 11 पेज नंबर 117 था कितना पॉइंट 11। ओरिजिनली जैसा कि आप सब जानते हो, एक मिनट बेटा, ओरिजिनली जैसा कि आप सब जानते हो, जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स से ब्लेस करा था। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी आप जानते हो आर्टिकल 31 जो था वो डिलीट कर दिया गया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कई लोग ये लिखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट, नहीं, उस टाइम पर ना केशवानंदा भारती केस चल रहा था। कब आता है केशवानंदा भारती केस की, मतलब वो सारी पहलू चल रहे थे उसके, कब आता है जल्दी बताओ, ईयर 19 अंकिता 1973 है उसकी डेट, 73 है उसकी डेट। अरे भैया, अरे एक मिनट, कॉन्फिडेंस क्यों लूज करते हो अंकिता यार, जस्ट बिकॉज मैं अपनी टोन ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे? कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अगर मैं किसी तरह से पूछ रहा हूँ, अपने आप पे वो रखो ना, भरोसा रखो अपने आप पे, बिल्कुल। ये इंटरव्यू में करते हैं वो तुम्हारे साथ, ये भरोसा रखो अपने आप पे, पढ़कर आयो, अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। चाहे ट्रेडिंग हो चाहे यूपीएससी हो, अपने एनालिसिस पे भरोसा रखो, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया, 42nd मत लिख कर आना मैंने बोला। और अब ये क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया भी हुआ है, ये अब लीगल राइट है। कहाँ डाल रखा है अब इसको, पहले आर्टिकल 31 था ना, अब आर्टिकल 300A लगाना मत भूलना, क्योंकि अच्छा, और ये उत्तर प्रदेश जैसे एग्जाम्स क्या करते हैं, 300A B C D ऐसे भी कर सकते हैं। अपनी साइकोलॉजी पे विश्वास रखो, 300A ये कैसे होगा, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, अपना जो भी मैं जिस दिन करवाया करूँ, बगल में लेक्चर लगाकर फटाफट उसको लिख के उसी दिन याद कर लिया करो, पेंडिंग काम मत छोड़ना, ठीक है। कौशिक आपको डबल मेहनत करनी है, लाइव क्लासेस अटेंड करके यहाँ के भी नोट्स वगैरह पूरे प्रॉपर रेडी रखना, और प्रीवियस क्लासेस भी आप जल्दी से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। पार्ट 12 कहाँ पर है आज के टाइम में, पार्ट 12 में आपको देखने को मिलता है। यह सबको पता ना, x को 10 कहते हैं, एक डंडा लगा आगे 11 और 2 डंडे लगे तो 12, 3 डंडे लगे तो 13, एक v बना, 1v बना तो 14 और v बना तो 15 16, ये ऐसे चलता है रोमन वाला, अगर किसी को कोई डाउट हो तो। लेकिन आई होप आपको पता होगा, पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। शुरू में आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, लोग भागते हैं इसके अंदर, मैंने तो एक ही दिन के अंदर फंडामेंटल राइट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है भाई। टेस्ट दे दो मेरे को, मैं भी देखूँ कितना कंप्लीट कर लिया। 6 फंडामेंटल राइट कौन से होते हैं, राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले। अच्छा है, पॉलिटी में पहली ऐसी चीज़ आपके सामने आ रही है जो कि प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था, वो पूरे टेबल, पार्ट, शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपने देखा था।
आपके सामने इस चैप्टर के अंदर पहली बार ये चीज़ आ रही है, मैं आपसे पहली बार बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको ऑर्डर में लर्न करनी है, ऑर्डर में बिल्कुल, आप इसको ऊपर नीचे नहीं करोगे इसका ऑर्डर। आज के बाद जब भी आप बोलोगे तो इसी ऑर्डर में बोलोगे। आज इसको प्लीज़ कंठस्थ तरीके से याद कर लेना। ये बस अगर याद होगा ना मुँह ज़ुबानी, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर मैं बता रहा हूँ हलवा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बस आप मेरी बात मान लो अभी के लिए। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब कहीं कहीं एग्जाम्स क्या कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, जैसे कौशिक आप आई थिंक वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन भी देते होगे या सोचा होगा उसके बारे में, वो भी देना। WBSC कहते हैं आई थिंक उसे, है ना, तो वो भी देना, उसका भी मैं प्रिपेयर करके मैं आपको बता दूंगा। मैं उसके स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ एक बारी ओनली IAS में, जब मैं पढ़ाता था, मैं ओनली IAS में पढ़ाता था, तब मैं उसके मतलब मैंने सुमित सर ने मुझे वो कोर्स दिया था लॉन्च करने को, मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ पे। तो मैं आपको WBSC के लिए गाइड कर सकता हूँ मैं आराम से। वहाँ कोई ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं होता, वो सबसे ईजी एग्ज़ाम होता है, वन ऑफ द ईजीएस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, MPPSC के बाद। तो राइट टू इक्वालिटी, अब ध्यान से सुनना, पता है अब ये सिर्फ टेबल ना आपको ऐसी लग रही होगी हाँ इन्होंने लर्न करने के लिए बोल दिया, लर्न कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं यार वो करके, एक बारी ध्यान से इसको समझो, इसके अंदर क्या एक गेम छुपी हुई है। कोई एग्जाम ना आपसे ये पूछ सकते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कितने आर्टिकल आते हैं, 14 से 18 जी, 4 आते हैं, छूटते ही बोल दिया थी 4 आते हैं, ध्यान से गिनो, 14, 15, 16, 17, 18। ये वाली गेम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पता है क्यों बोल रहा हूँ क्यों आ सकता है, देखो क्या होता है, हर एक पब्लिक सर्विस कमीशन में कलेक्टर, SDM, DSP बनाने के लिए, IPS बनाने के लिए सिलेक्टेड चैप्टर से पक्का क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हड़प्पा, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन कमीशन या जितने भी आयोग हैं, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, UPSC हो, ये ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्वेश्चन पूछ के, इनके पास कुछ रहा नहीं है। तो अब ये ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि हम इस लाइनों में से क्या वो करें, कि बच्चे के सामने से लाइन भी निकल गई थी वो, लेकिन वो इतना गहराई में नहीं सोच पाया। ये है एक एक्स्ट्रा गहराई मैं तुम्हें जो इस साल बता रहा हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये इसके अंदर इतने आर्टिकल मेंशन्ड है। ये तभी होगा जब आप ऐसे करके गिनो और एकदम से भागना मत, फिंगर पे काउंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 8 सेकंड लगेंगे, आराम से गिन लो उसको। राइट टू फ्रीडम 19 से 22, क्योंकि ये तो एज इट इज़ याद करना है, ये तो एज इट इज़ याद करना है, लेकिन अब ये देखो 19, 20, 21, 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी समझ गए, राइट टू फ्रीडम समझ गए। अच्छा, एक कीवर्ड बताता हूँ, कुछ आयोग आपके सामने क्या करेंगे, WBSC भी कर सकता है, UPSC भी कर सकता है, UPPSC उत्तर प्रदेश भी कर सकता है, और वो भी कर सकता है, MP भी कर सकता है। ये आपको ना सारे फंडामेंटल राइट्स देंगे और बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स, ये इनमें से कोई भी चार्ट दे दिए। आप कहोगे यार इतना ईजी क्वेश्चन यार ये आ गया, हाँ ऑल ऑफ दी अबव। पता है क्या होगा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, वो पता क्या उठाएंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब इसको कर देंगे, इसको ध्यान से देखना, इसको कर देंगे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। नहीं भाई, एक्सप्लॉयट करने का राइट नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बचने का राइट है। ये छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ हमारी अंग्रेजी की वजह से या जिस टाइम पर एग्जाम के प्रेशर के अंदर बुद्धि काम नहीं करती है तो ये अटक जाते हैं। और यही क्वेश्चन, अरे यार ओ गॉड ये गलती हो गई मुझसे यार, शिट मैन, ये वाली रिग्रेट ना करो, इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। कोई सोचता नहीं, क्योंकि वो पढ़ते चलता है, मैं आपको बोल देता, आप कहते हैं हाँ हो गया लर्न, 5 मिनट दो बस, मुझे अभी लर्न करके बता रहा हूँ मैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 एंड 24, यहाँ पर 2 है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 26, 27, 28, यहाँ 4 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 30, यहाँ 2 हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यहाँ 1 है। अब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कौन से फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स कैरी है, ये क्वेश्चन अगर बन जाए तो इसका आंसर हो गया ये, यहाँ पर 5 है, बाकी सब में ये 4, 2, 4, 2, 1। बताओ, नया पर्सपेक्टिव मिला आज पहली बार इसको जानने का? है तो ये सब चीज़ें आंखों के सामने ही, लेकिन फिर कोई सोचता नहीं है ना इतना, जब सेल्फ स्टडी कर रहा होता है तो क्यों गंवाना एक क्वेश्चन, क्यों गंवाना? और ऐसे चैप्टर से मैं तो गंवानी नहीं दे सकता कि भैया अमेंडमेंट के ऊपर चैप्टर क्या, फंडामेंटल राइट्स या पूरी लक्ष्मीकांत, भाई लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन गलत हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आगे
फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स ना क्यों रखे गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए क्यों रखे गए हैं, इनका आइडिया क्या होता है? अब यहाँ पर आपको पहली बार आज पता लगेगा कि फंडामेंटल राइट्स का एम क्या होता है। एम, मुझे सबसे पहले एम जानने से पहले ये बता दो कौन सी कंट्री से लिया गया है कंसेप्ट फंडामेंटल राइट्स का, जल्दी बताओ। हैं? यूएसए, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से ये हमारे यहाँ से लिया गया। फंडामेंटल राइट्स का आइडिया ये है, दे आर मेंट फॉर प्रमोटिंग आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का आइडिया प्रमोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई आज के बाद जिंदगी में कभी पूछे ना कि फंडामेंटल राइट्स का एम क्या है, ये है भाई साहब एम, प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा एम, ये एक प्रकार से बंदिशें या बाधा की तरह ऐड करता है, लिमिटेशन की तरह ऐड करता है कि ना, अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, याद है पूरी कहानी मैंने आपको ये समझाई थी, ये वाली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा। पता है क्यों बताया था? यहाँ पर ये लाइन देखो, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करेगा कानून, जो लेजिस्लेचर बनाएंगे, तो वो अगर कल को ऐसे लॉज बना देते हैं जो आर्बिट्रेरी हो, कठोर हो, सिटीजन्स के खिलाफ हो, उनके इंटरेस्ट के विरोधी हो, तब उन पे ये फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन की तरह काम करेंगे कि वो ना टायरेनी ना बन जाए, यानी कि ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटोरियल पावर्स ना आ जाए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास। सवाल ये उठता है लिमिटेशंस कैसे लगाएंगे? क्योंकि एक वर्ड बता रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स आपको पता है दीज आर एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल का ये मतलब होता है अगर ये कल को वॉयलेट हुए, मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ, डायरेक्टली। अब ऐसा नहीं होता डाइवोर्स का केस है या फिर ओला वालों ने स्कूटी सही टाइम पे नहीं दी मुझे, या कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट मुझे करनी है, इवन अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं चलता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स इसलिए सैक्रोसेंट है भैया, ये वॉयलेट हुए, सुप्रीम कोर्ट कहता है सारे न्यायालयों को छोड़ो, तो मेरे पास आओ डायरेक्टली, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। अब ध्यान से सुनना, इसमें दो इंटरप्रिटेशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि डायरेक्टली हमारे पास आओ, अगर ये एनफोर्सिएबल है, तो क्या मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोकल लेवल के कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता क्या? भैया बिल्कुल जा सकते हो, वो एक कहने का तरीका है। जैसे मैं ये बोलूँ, मैं आपका टीचर हूँ, मैं ही एडमिन हूँ, सब कुछ हूँ, मैं ये बोलूँ आपसे अगर कोई भी दिक्कत आए डायरेक्टली मुझे कॉल करो। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने अगर आपको मेंटर्स दे रखे हैं तो आप उनको कॉल नहीं कर सकते या फिर अपने टीममेट से नहीं पूछ सकते। मेरे कहने का ये मतलब है आप डायरेक्टली मुझे भी कॉल कर सकते हो, मुझसे भी डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हो, रेदर देन गोइंग टू मेंटर। और उनके पास जा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर आओगे पहली बार में ही, तो मैं आपसे ये नहीं पूछने वाला क्या आपने मेंटर से पूछा पहले, आप मेरे पास डायरेक्टली कॉल क्यों कर रहे हो, ये नहीं पूछने वाला मैं। सेम गोज विद सुप्रीम कोर्ट। क्या और अच्छा एक बात और बताता हूँ यहीं पर, ये आपको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में हेल्प करेगी। सुप्रीम कोर्ट ना ये बोलता है, देखो आप लोग हमारे बहुत प्यारे हो, हमारा बहुत दिली रिश्ता है, हमने आपको एक राइट भी दिया कि आप डायरेक्टली हमारे पास आ सकते हो। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक रिक्वेस्ट है, आप पहले हाई कोर्ट चले जाया करो, वहाँ पर आपका मसला सॉल्व ना हो सके ना, जस्ट कम एंड हग मी, गले लग लो मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा बिजी हैं, इसको रिलेट करो मेरे कंटेक्स्ट में। फाउंडेशन कोर्स आगे बढ़ता जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर आपके पास है, सब कुछ है, वो करके वॉइस मैसेज भेजो, जो भी भेजो। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी यार, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आप प्लीज़ एक बारी मेंटर से अपने डाउट क्लियर कर लो। अगर वो क्लियर ना कर पाए, वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब ना मिले, तो आप मुझसे पूछ लो। लेकिन आओगे भी मुझसे पास तो मैं कुछ नहीं कह रहा, बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ये वाली बात यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, दे आर एनफोर्सिएबल इन नेचर। दोनों का मतलब यही है जो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया। वॉयलेट अगर हुए डायरेक्टली जाओ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बस एक दरखास्त करता है कि पहले हाई कोर्ट चले जाओ भाई साहब, ठीक है। ऐसे टायरेनी पे लिमिटेशंस लगाता है। दे आर जस्टिशिएबल इन नेचर, डैट इज, ये समझा रहा है कि जस्टिशिएबल का मतलब क्या है। दे आर एनफोर्सिबल, तो भैया एनफोर्सिबल का मतलब भी बता दें कि हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं फॉर देयर वॉयलेशन। एग्रीव्ड पर्सन, जो कि क्या कहते हैं उसको, विक्टिम है, एग्रीव्ड पर्सन जिसके खिलाफ मतलब अन्याय हुआ है, वो डायरेक्टली, देखो वर्ड पे फोकस करो, जो मैंने कंसेप्ट समझा दिया, मैंने पहले ही समझा दिया, कुछ मिलेगी नहीं यहाँ पर। डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स अगर उसके वॉयलेट हुए तो सुप्रीम कोर्ट करेगा क्या,
एक ये राइट होता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जिस दिन एक्टिवेट होता है ना, ये एक ब्रह्मास्त्र निकालता है अपने अंदर से, रिट्स। इस राइट को बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब देखो, हार्ट एंड सोल है, क्यों है? क्योंकि यहां पर रिट्स इशू हो सकती है। सिर्फ इनके नाम सुनो। अच्छा, रिट्स क्या होता है कौशिक, आपको अगर डाउट लग रहा हो, जैसे इन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है, रिट्स क्या होती हैं कि आपके खिलाफ वॉलेशन हुई, किसी एक अथॉरिटी ने या किसी एक पर्सन ने आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करा, आप कोर्ट गए, कोर्ट उसको रेमेडी दे रहा है आपको, एक तरीके से रेमेडी, यानी कि जैसे मतलब मान लो आपको चोट लग गई तो मरहम पट्टी करवाने जा रहे हो ना, तो यहाँ पर जो चोट लगी है आपको कानूनी चोट लगी है या आपके मौलिक अधिकारों को चोट लगी है। यहाँ पर पट्टी कौन बांध रहा है? डायरेक्टली भैया एम्स का डॉक्टर, डायरेक्टली। छोटे मोटे अस्पताल क्लिनिक वगैरह जाना ही नहीं, एम्स का डॉक्टर मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट। मरहम पट्टी यहाँ पर आप करवा सकते हो, मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पर मरहम पट्टी जो होती है ना, अलग अलग जो दवाइयाँ होती हैं उसके नाम होते हैं कुछ कुछ। क्या होते हैं? नीचे देखो, इसको रिट्स कहते हैं। इस दवाई के पूरे पैकेट को रिट्स कहते हैं। ये देखो रिट्स, 5 प्रकार के रिट्स होते हैं जनरली: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। प्रोनाउंसिएशन फिर से समझो: हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो, ताकि आपके राइट्स रिस्टोर करे जा सके, यानी कि आपको जो चोट लगी है उसकी मरहम पट्टी करी जा सके। लेकिन एक बात समझने वाली है, फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये नहीं होता कि ये ना मैं जैसे मर्जी एंजॉय कर सकूं। क्योंकि अब मैं आपको PSIR के कंटेक्स्ट में एक बात बताऊंगा, ध्यान से समझना है इसको सब लोग अपने कानों के बिल्कुल पट खोल के। यार अगर मैं अपने राइट्स को अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करने लगूंगा ना, एब्सोल्यूट तरीके से, इसका मतलब ये हरकत करते हुए ना मैं किसी ना किसी के राइट्स को वॉयलेट कर रहा हूं। 11th क्लास की NCERT में एक बात लिखी रहती है, एक लाइन मुझे बड़ी पसंद आती है वो: आप किसी के बाथरूम में वो पर्सन जब नहा रहा हो तो ये बोलकर नहीं घुस सकते यार मैं तेरी फोटो क्लिक करने आया हूँ, वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, ये क्या हरकतें हुई, बदतमीज़ कहेंगे, निकल जाओ यहाँ से हरामखोर, तुम्हारी माँ की। तो मैं बोल रहा हूँ यार गुस्सा क्यों हो रहे हो यार, फ़ोन मेरा, कैमरा मेरा, तुम नहा रहे हो नंगे होकर, मैं तो सिर्फ अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच रहा हूँ ना। ये 11th क्लास की NCERT में लिखी हुई वाली बात, ये एग्जाम्पल पता है। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पर अपना कौन सा राइट इस्तेमाल कर रहा हूँ? राइट टू प्राइवेसी, कि भैया मेरा फ़ोन है, मेरा फिंगरप्रिंट्स है उसमें, सब मेरा कैमरा, सब कुछ है। लेकिन इस राइट को मैं एब्सोल्यूट तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ भैया। एब्सोल्यूट तरीके से कैसे? मेरा फ़ोन, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी, जहाँ मर्जी घुसूँ, जहाँ मर्जी जाऊँ। कल चलते 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 ऐसे किसी के घर में घुसा और उसके बाथरूम में घुस गया और वहाँ कोई नहा रहा था। लेकिन जब मैं इसको एब्सोल्यूट अनलिमिटेड तरीके से, जब मैं इसको अपने राइट्स को ये समझ रहा हूँ कि मैं अनलिमिटेड तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ, मैंने उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, इसकी वजह से सामने वाले का जो राइट टू प्राइवेसी है, क्या वो वायलेट नहीं कर रहा हूँ मैं? बताना जरा, नहीं कर रहा हूँ क्या? ऐसे केस में क्या होगा? कोर्ट ये बोलोगे कोई बात नहीं, दीपांक का ही कैमरा था, सब कुछ ये था और उसका फंडामेंटल राइट है ये, बताओ? नहीं ना, कोर्ट ये बोलेगा बेटा जितने हो उतने ही रहो, सामने वाले के पास भी उतने अधिकार हैं, तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हो, क्योंकि तुम भी नागरिक हो, जितने फंडामेंटल राइट्स का वजन तुम्हारे पास है उतना ही सामने वाले के पास है। तो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, एंड दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं, जैसे मैंने आपको बोला इमरजेंसी के टाइम पर, या फिर धारा 144 जिस भी रीजन में लगी हुई है। अब आप ये थोड़ी ना कह सकते हो मेरी टांगे हैं, मेरे जूते हैं, मेरे नाइकी के जूते हैं, मैं तो घूमूंगा, मेरी रोड है, तेरे बाप की रोड है क्या? ऐसे बोल लोगे पुलिस वालों से और वो करके? वहाँ पर जब ये कानून आ गया है कि आप 3 से 4 लोग खड़े नहीं हो सकते, अभी अभी दंगों की स्थिति है जो वो बन रही है, इंटरनेट सस्पेंडेड है, तो आप आर्ग्यू थोड़ी ना करने लग सकते हो। आप इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इसके पीछे ये रीज़न है, एब्सोल्यूट नहीं रखा है हमने। अगर रखा होता ना, फिर आप उन पुलिस वालों के खिलाफ जो आपको रोक रहे हैं खड़े होने से वो करके, फिर आप कोर्ट जा सकते थे उनके खिलाफ। लेकिन हाँ, एक और बात है, मैंने जैसा कि आपको ऊपर पहले ही क्लियर कर दिया था ये स्टार्ट करने से पहले, आर्टिकल 20 और 21 तो फिर भी नहीं छीने जा सकते किसी भी कंडीशन के अंदर, 20 एंड 21, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फर्दर
ठीक है, ये कंप्लीट तरीके से सैक्रोसेंट नहीं है, कंप्लीट तरीके से, और ये कर्टेल करे जा सकते हैं, ये रिपील करे जा सकते हैं बाय पार्लियामेंट। कैसे? थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि यहां पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी? तो जल्दी बताओ। 368। वेरी गुड। ठीक है, एंड दे कैन ऑल्सो बी सस्पेंडेड जब नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, एक्सेप्ट, मैंने पहले ही बता दिया, देखो इसलिए, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट थी। कंप्लीट तरीके से सैक्रोसेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल छीने जा सकते हैं, सस्पेंड करे जा सकते हैं, इवन हटाए भी जा सकते हैं पार्लियामेंट की एक्ट के अकॉर्डिंग। आप मुझसे कहोगे अभी तो आप ये ऊपर बोल रहे थे कि हमसे रिपील नहीं करे जा सकते, छीने नहीं जा सकते, आपने ये वर्ड यूज़ करा था, टेम्पररी होल्ड करे जा सकते हैं, टेक अवे नहीं करे जा सकते हैं। एक प्रोसीजर है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर हो जाए तो करे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कैविएट है। होल्ड करो उस बात को ज़रा आगे बढ़ने से पहले। कैविएट ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से करे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बाधा बांध दी है बीच में, एक लक्ष्मण रेखा बांध दी है। क्या? जो भी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, जो भी चीज़ें जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स, कंप्लीट फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर को आप वॉयलेट नहीं कर सकते ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। आप इसको बिल्कुल भी वॉयलेट नहीं कर सकते। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करा, अगेन सुप्रीम कोर्ट क्या यूज करेगा? जल्दी बताओ मुझे, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दायरा है, जल्दी बताओ। क्या 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 करेगा? जल्दी बताओ। नहीं, नल एंड वोइड तो कर देगा, पावर कौन सी यूज करेगा? जुडिशियल रिव्यू। बस खत्म। ये मैंने फंडामेंटल राइट्स को आपको पूरी जिस्ट बता दी, पूरी की पूरी। बताओ, समझ में आया? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।